आज इस वीडियो में सीखेंगे शुड का प्रयोग और शुड का टोटल 10 प्रयोग सीखेंगे। इंग्लिश बोलना हो, लिखना हो या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो, अगर शुड का प्रयोग पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर टोटल 10 सेंटेंस दिख रहे हैं और इन सभी के लिए शुड का अलग अलग रूल काम करेगा। किसी एक रूल से टोटल सेंटेंस नहीं बना सकते। 10 का 10 स्ट्रक्चर्स इसमें काम करने वाला है। शुड के प्रयोग में हम देखते हैं कि शुरुआती में दौर में आपको क्या सिखाया जाता है। शुड के साथ में यानी सब्जेक्ट के साथ में शुड प्लस वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम सभी सीखते हैं और यहीं पर आकर रुक जाते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है ताकि हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें या बोलने लिखने में जिस प्रकार हम एक्सप्रेस करना चाहें किसी को सजेशन देने के लिए। हम सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये टोटल 4 सेंटेंस को यहाँ पर देख लेते हैं। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, कितना आसान है। तुम्हें ईमानदारी होनी चाहिए, फिर बदलाव क्या हो सकता है। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, तुम्हें ईमानदारी होनी चाहिए थी। दोनों सेंटेंस में इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होगा वो देखना है। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, या फिर उन लोगों को निमंत्रण दिया जाए, उससे यह काम कर लेना चाहिए था, उससे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। तुम्हें अंग्रेजी समझने लायक होना चाहिए, या अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे कॉल करना। तो इन सभी के लिए टोटल 10 स्ट्रक्चर्स बताने जा रहे हैं, टोटल 10। और ये तभी सीख पाएंगे जब आप अभी इस वीडियो के अंत तक रुक पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। किसी भी चीज़ पर कमांड करना है तो बिल्कुल जीरो से चलना होगा। ये नहीं सोचना है कि ये सेंटेंस कितना आसान है, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, कितना आसान है। लेकिन कहा जाता है कि अगर नीचे दर्जे से शुरू करोगे तो अव्वल दर्जे तक पहुंचोगे, और डायरेक्ट ऊपर ही छलांग लगाना चाहोगे तो फिर गिर जाओगे। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से चलते हैं। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, सुझाव दिया जा रहा है तो शुड का प्रयोग होगा, हम बता भी रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में हम शुड का प्रयोग करेंगे और इसके साथ बी लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम एडजेक्टिव या जो भी सेंटेंस आ रहा है नाउन, उसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। और इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यू शुड बी ऑनेस्ट। ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके जरिए कुछ और समझाना चाह रहे हैं, वो समझिए। हम समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए तो यू शुड बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर हो कि तुम्हें ईमानदारी होनी चाहिए, इसी चीज़ को, जो टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बारीक चीज़ें हैं, उसे समझना ज़रूरी है। जल्दी जल्दी भागना नहीं है, बल्कि सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास करना है। क्योंकि जो बिल्कुल जीरो है, नहीं जानते हैं, इनिशियल स्टेज में है, उनके लिए ये सब भी कठिन है। तो हम इन सब चीज़ों को सही से समझेंगे। हमने उस समय कहा था कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए तो यू शुड बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको होना चाहिए। उस सेंटेंस से पता चलता है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसी चीज़ को अलग तरीके से बोल रहे हैं। यहाँ पर हम किसी गुण के स्वामित्व का बोध करा रहे हैं। जैसे तुम्हें ईमानदारी होनी चाहिए का मतलब है कि आपके पास अनेक सारी क्वालिटीज़ हैं, उसमें से एक ईमानदारी भी होनी चाहिए। मतलब स्वामित्व का गुण, किसी गुणों पर आपका अधिकार, मतलब आपको ईमानदारी होनी चाहिए। और जब भी अधिकार का बोध कराना हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में शुड, हैव और प्लस हम नाउन का प्रयोग करेंगे। तो आपको ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदार एडजेक्टिव है और ईमानदारी नाउन है। तो हम क्या करेंगे, यू शुड हैव, यू should have honesty, you should have honesty। अब यहाँ पर देख लीजिए have के प्रयोग से क्या बोध होता है। जैसे किसी के पास कुछ होना चाहिए, स्वामित्व का बोध जब भी होगा, अधिकार का बोध जब भी होगा, हम have का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ईमानदारी नाउन है, तो चलिए हमने यहाँ पर नाउन का प्रयोग कर दिया है। ऐसा पढ़िए कि कभी भूल नहीं पाए। इस सेंटेंस को देखेंगे, थोड़ा सा हार्ड होगा, इसे समझना ठीक से है। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था। ईमानदार क्या है, एडजेक्टिव है। ईमानदार क्या है,
तो एडजेक्टिव है। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, आपको होने की बात हम बोल रहे हैं, लेकिन पास्ट की बात बोल रहे हैं। किसी खास परिस्थिति में एक समय ऐसा आया था, उसमें आपको ईमानदारी तो दिखाना चाहिए था, मतलब ईमानदार होना चाहिए था। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सब हार्ड है, आपको नोट करते चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम शुड हैव और बीन का प्रयोग करेंगे, और साथ में यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो चलिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, आपको ईमानदार होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट की तरह है, पास्ट में आपको ईमानदार होना चाहिए था। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस होगा शुड हैव का प्रयोग करेंगे। शुड हैव के बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग करना है। जैसे हम इसको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। होना चाहिए था, शुड हैव प्लस वर्ब थ्री रूल है, होना चाहिए था एक वर्ड ले लीजिए, जिसके लिए हम शुड हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो शुड हैव मैंने लिख दिया, वर्ब थ्री किसका वर्ब थ्री होगा, तो होना का वर्ब थ्री होगा। जैसे बी यहां पर क्या है, वर्ब वन है, बी वर्ब वन है, वॉज एंड वर्ब टू है, और बीन वर्ब थ्री है। इसीलिए शुड हैव के बाद में हम यहाँ पर हमने वर्ब थ्री का प्रयोग किया है। वर्ब थ्री क्या है, बीन। तो होना चाहिए था, तो तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था। चलो अब बनाएंगे हम यू शुड हैव बीन, और फिर यहां पर ऑनेस्ट। अगर इस तरीके से समझ लेंगे तो फिर जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। इस सेंटेंस को भी देखिए, क्योंकि ये भी हार्ड है, इसे समझना पड़ेगा सही से। तुम्हें ईमानदारी होनी चाहिए थी, पास्ट की बात है, और जैसे होनी चाहिए थी शुड हैव का प्रयोग होगा, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस और शुड हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, और होना चाहिए यहाँ पर ये होना नहीं, बी वाला होना नहीं, किसी व्यक्ति में बदलाव वाला बात नहीं, बल्कि ये होना जो है पोजेशन वाला होना है, मतलब अधिकार और स्वामित्व का बोध कराने के लिए है ये होना। यहाँ पर जो होना है सो, क्योंकि तुम्हें ईमानदारी होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर जो होना है स्वामित्व का बोध कराने वाला होना है, न कि बनने वाला होना। तो हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो डबल हैव कैसे होगा, शुड हैव के बाद में वर्ब थ्री का आना जरूरी है, खासकर जब यहाँ पर कोई वर्ब हो तब। जब कोई वर्ब हो तो वर्ब थ्री का आना जरूरी है, बहुत ही गजब है। और होना का मतलब यहाँ पर स्वामित्व का बोध करा रहा है, तो हैव का हैड कर देंगे। चलिए हैव का हैड कर देंगे, तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर ऑनेस्टी, यानी कि एडजेक्टिव का, यानी कि नाउन है ईमानदारी, तो नाउन। अब बनाना बिल्कुल आसान है, इस पर सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान हो गया। तुम्हें ईमानदारी होनी चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, यू शुड हैव हैड ऑनेस्टी। ये सब बिल्कुल एडवांस स्ट्रक्चर है। तो शुड हैव के बाद में वर्ब थ्री का आना जरूरी है, और वर्ब थ्री क्या है, होना। और ये कौन वाला होना, बनने वाला होना नहीं, बल्कि रखने वाला होना। हिडन क्या है, रखना, यानी कि आपके पास कोई क्वालिटी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, हैव का यूज करेंगे, और हैव का वर्ब थ्री हैड होता है। इस सेंटेंस को देखते हैं, जैसे मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। बिल्कुल आसान है, और स्पोकन इंग्लिश में इसका तो यूज खूब होता है। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं कहाँ ठहरूँ, क्या सीखूँ, कुछ भी करना है तो हम क्या करेंगे, हम टेल मी का यूज तो करेंगे। टेल मी, इसमें पूरे सेंटेंस बना सकते हैं हम। तो टेल मी, और कई तरीके से बना सकते हैं, वेयर आई शुड, और जाने की बात है तो हम लिखेंगे, ये पूछा नहीं, ये जो है क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मतलब हम सजेशन मांग रहे हैं, हम सुझाव चाह रहे हैं। तो टेल मी हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ मैं क्या करूँ।
अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आया होगा कि सर वेयर के बाद में शुड आना चाहिए, सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। जब इस सेंटेंस को कंपाउंड करेंगे, जोड़ेंगे, तो WH के बाद में डायरेक्ट हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी वर्ब हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, उसे हम लिखेंगे। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे कि टेल मी, यानी मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, टेल मी व्हाट टू डू, यानी कि यहाँ पर देखिए वेयर टू गो, टेल मी, देखिए वेयर टू गो, टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, टेल मी व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट, मुझे बताओ मैं क्या खाऊं, मुझे बताओ मैं किससे बात करूं। तो अब आप इसे भी बोल सकते हैं, अगर चाहें तो इस रूल का भी यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को देखेंगे, उन लोगों को निमंत्रण दिया जाए, मतलब शुड का पैसिव है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। या दूसरा तरीका हिंदी में ये हो सकता है कि उन लोगों को निमंत्रण दिया जाना चाहिए, मतलब सुझाव दे रहे हैं लेकिन फॉर्म क्या है, पैसिव है। तो इस तरह से जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में शुड बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। ये बिल्कुल आसान है। तो उन लोगों को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दे शुड बी, और निमंत्रण देना का इनवाइटेड करेंगे, इनवाइटेड, दे शुड बी इनवाइटेड, उन लोगों को निमंत्रण दिया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, उन लोगों को घर भेजा जाए। तो जब भी ऐसा बोलना हो शुड बी के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस को देखें, उससे यह काम कर लेना चाहिए था, तो मैंने एक सेक्रेट बताया कि चाहिए था जैसे हो तो शुड हैव और वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। हम इसे देख लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव और वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करना है। कब, जब चाहिए था होगा तब। अब हमें ये देखना है कि वर्ब कौन सा, जैसे मैंने पहले बताया था, होना के लिए बी भी होता है, होना के लिए है भी होता है। होना यानी कि बनना, तो बी, और फिर होना यानी कि रखना। जैसे उसके पास एक गाय होना चाहिए, मतलब क्या है कि उसे एक गाय रखना चाहिए, तो उसमें हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ चाहिए था होने के बावजूद भी न बी होगा और न यहाँ पर रखने वाली बात है, तो डायरेक्ट हम मेन वर्ब का यूज़ करेंगे वर्ब थ्री के फॉर्म में, तो उससे यह काम कर लेना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, ही शुड हैव, ही शुड हैव और वर्ब थ्री डन दिस वर्क, he should have done this work, he should have done this work, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, you should have gone there। तो इस तरह से बहुत सेंटेंस को बना के प्रैक्टिस करना है। इस सेंटेंस को देखेंगे, तुम्हें अंग्रेजी समझने लायक होना चाहिए, मतलब जहाँ भी होना चाहिए होगा तो should be तो होगा ही। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस और शुड बी, उसके बाद क्या है, लायक, मतलब किसी योग्य होना, और जैसे ही किसी योग्य होने की बात होगा तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ में शुड बी और प्लस एबल टू, और उसके बाद हम वर्ब वन का प्रयोग कर देंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। तुम्हें अंग्रेजी समझने लायक होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यू शुड बी, you should be able to understand English, you should be able to understand English, तुम्हें अंग्रेजी समझने लायक होना चाहिए, you should be able to understand English। क्या करना है, हमें होना चाहिए should be, के लायक तो able to, के योग्य एबल टू, ईजी है। तो अब इस सेंटेंस को देखते हैं, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। और ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलचाल की भाषा में हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं और इंग्लिश में इफ़ लगाकर प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हम इसे शुड से बनाएंगे। समझना ज़रूरी है, भले यूज कम होता होगा लेकिन कॉम्पिटिटिव यूज अधिक होता है, कभी भी पूछा जाएगा तो फिर आपको आना चाहिए।
तो इस तरह का जब भी सेंटेंस हो, जैसे हम पहले कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ से बनाते हैं, इफ़, तो इसके जगह पर हम शुड का प्रयोग कर देंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं। अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो हम क्या करेंगे? शुड यू नीड माई हेल्प, शुड यू नीड माई हेल्प। या इसके जगह पर आप अगर इफ़ करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे इफ़ यू नीड माई हेल्प, मुझे कॉल करना, तो हम क्या करेंगे? प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी। मतलब ये जानना जरूरी है, भले ही बोलने लिखने में यूज़ कम होता हो, जानना जरूरी है, ताकि अगर आप शुड देखें तो अक्सर नहीं है, आश्चर्य में न पड़ जाएं, या फिर आपको ये न लगे कि अरे ये तो गलत हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लगे। बल्कि इफ़ के जगह पर शुड भी किया जाता है, लेकिन रेयर यूज है, कॉमन यूज नहीं कि हम इसे करते चले। लेकिन कहीं अगर लिखा हुआ देखें तो आप डरे नहीं कि अरे क्या होगा मीनिंग, या फिर ऐसा नहीं लगे कि गलत है। तो शुड यू नीड माई हेल्प, प्लीज़ कॉल मी। अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। देखिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया, नोट्स तैयार आपने नहीं किया है, तो इस वीडियो को फिर से देखिए और एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि किसी एक बुक में इतने सारे डिटेल्स जल्दी नहीं मिलते हैं, कई बुक से लाया जाता है। तो अच्छा होगा कि आप उससे लिख लें, नोट्स तैयार कर लें, वीडियो को फिर से देख करके हर एक पॉइंट को समझें, और अगर आप समझ गए तो इस मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दें। जैसे छात्रों को आज्ञाकारी होना चाहिए। देखिए, हम क्वेश्चन बड़ा आसान करते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं तो जवाब दे ही नहीं सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो, सभी लोग जवाब दें, हर व्यक्ति कमेंट करे। तो छात्रों को आज्ञाकारी होना चाहिए। आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट। तो अभी आप कमेंट कीजिए, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं। आपके हर एक नाम को, जितने भी आप कमेंट करते हैं, सभी का नाम मुझे याद रहता है। हम देखते पहचान जाते हैं कि अच्छा ये तो रोज़ कमेंट करने वाले लोग हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।